हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। कल हमने आपके साथ बेटा फोटोसिस के इंटरनल फैक्टर को स्टडी किया था। आज हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर के विषय में जानकारी आपको देंगे और उसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक फोटोसिस में बेटा हम लोग बेटा सबसे पहले कैल्विन साहब की डिटेल उनके विषय में जानकारी ली, फिर जितने हैं एक्सपेरिमेंट मेन उनके विषय में जानकारी ली, फिर इसके बाद बेटा फोटोसिस कहाँ होती है उसके विषय में जानकारी ली। लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें कैल्विन साइकिल के विषय हम लोगों ने पढ़ा बेटा। और इसके बाद हम लोग C4 प्लांट्स और इसके बाद फोटोरेस्पिरेशन पढ़ा। अब हम लोग बेटा इस चैप्टर के एंड की ओर जो इंटरनल फैक्टर आपने बेटा पिछले मेरे वीडियो में देखा होगा, आज हम आपको बेटा एक्सटर्नल फैक्टर के विषय में बताने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सटर्नल फैक्टर्स। बच्चों आपको मालूम है एक्सटर्नल फैक्टर जो है मुख्य रूप से लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है और वाटर है और इसके साथ टेम्परेचर है। इन पे बेटा हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आइए बेटा सबसे पहले देखते हैं लाइट। पहले एक बात बच्चों शुरू करने से पहले जान लें, अगर कभी ये आता क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट लाइट कौन है, तो वहां पे आप तुरंत देखिएगा कहीं सनलाइट तो नहीं लिखा। सनलाइट अगर आंसर में नहीं है तो फिर आप ब्लू और रेड लाइट को देखेंगे, और ब्लू रेड लाइट के अलावा बेटा लोग कभी कभी और भी व्हाइट लाइट भी लिख देते हैं। तो सबसे अच्छी सनलाइट, देन व्हाइट लाइट, देन ब्लू एंड रेड लाइट। ये आप लोग पेपर पे विशेष ध्यान रखेंगे बेटा। अब हम लोग बेटा शुरू करते हैं यहाँ पे लाइट। लाइट के यहाँ तीन कैरेक्टर लिए गए बेटा। एक लाइट की क्वालिटी लिया गया है बेटा, दूसरा लाइट की इंटेंसिटी लिया गया है और तीसरा लिया गया है ड्यूरेशन एक्सपोजर ऑफ लाइट। जो इसमें अगर तीनों का है तो एक बात ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस का जो है वो तीनों में है जरूर। उसका जो एसेंशियलिटी तीनों है, क्वालिटी भी है, लाइट भी है, इंटेंसिटी और एक्सपोजर भी। लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो डिपेंड करती मेरे प्यारे बच्चों, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। आप सीधे साइड में ग्राफ देख सकते हैं बेटा जो दिया गया है, लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस पे डिपेंड करती है। और मेरे बच्चों ध्यान देंगे, जो लाइट की क्वालिटी है वो बेटा डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी पे। या इसको हम लोग सिंबल में एन लिखते हैं, और इसी पे बेटा डिपेंड करती है कलर ऑफ लाइट। ठीक बच्चों, तीन चीजें हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ड्यूरेशन को बेटा हम लोग फोटो पीरियड भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बेटा लाइट को एज ए हम फैक्टर कैसे बेटा वो अफेक्ट करती फोटोसिंथेसिस के रेट को, उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। बेटा अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो ये जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी का ग्राफ लिया गया है बेटा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो ये लाइन दिखाई गई है ये सैचुरेशन ऑफ लाइट का है। बड़े ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें लाइट इंटेंसिटी कम है, अगर आप यहां देख रहे होगे, यहां तक देखोगे, यहां तक देखेंगे तो इस जगह तक लगभग आप देख रहे हो। जब लाइट इंटेंसिटी कम है तो ग्राफ लीनियर आ रहा है। देखिएगा, देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। बहुत ध्यान देना, मतलब जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। अगर लो जो लाइट की मात्रा जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी
तो धीरे धीरे ये चेंज होगा, मतलब लो लाइट इंटेंसिटी जो है ये लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। इस जगह पे आप देखोगे बेटा लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा है। लाइट एज ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक, मतलब लो लाइट इंटेंसिटी, लाइट एक्ट एज ए लिमिटिंग फैक्टर। जो ए लाइन खींची गई है, अगली बात देखिएगा, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, हायर लाइट इंटेंसिटी, ग्रेजुअली रे डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। मतलब देखिएगा जैसे से ए रीजन पे आप देख रहे हो तो कंफर्म है लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह इस रीजन में, तो यहाँ पे ये मैं कहूंगा बी रीजन में लाइट कैन बी लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ जब धीरे धीरे जैसे लाइट इंटेंसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन आप देखो रेट ऑफ फोटो वो धीरे धीरे कांस्टेंट हो रहा, इंक्रीज नहीं कर रहा। लो लाइट इंटेंसिटी तो इंक्रीज कर रहा, लेकिन इसके बाद इंक्रीज नहीं कर रहा। तो जो बी रीजन है यहाँ पे हम मान के चलेंगे लाइट कैन बी लिमिटिंग फैक्टर। अदर भी कुछ हो सकता है, देखिएगा लाइट कैन बी लिमिटिंग फैक्टर, ठीक। अब देखिए मतलब यहाँ पे बी रीजन पे लाइट जो है धीरे धीरे लिमिटिंग फैक्टर से हट के कोई और फैक्टर होने की तैयारी कर रहा। वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो बेटा वाटर या वाटर वेपर भी हो सकता है, ठीक। लेकिन देखिएगा एज अदर बिकम लिमिटिंग फैक्टर जब बेटा सी पॉइंट पे है, जब आप देख रहे हो जब इस रीजन में है, आप देखो चाहे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट इंटेंसिटी है, चाहे यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट इंटेंसिटी है, आप देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो होगा लाइट के अलावा कोई और लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा, चूंकि यहाँ पे लाइट के इंटेंसिटी बढ़ने के कारण नो लाइट लिमिटिंग फैक्टर, इस जगह पे अदर देन लाइट लिमिटिंग फैक्टर, या ये भी याद कर सकते हैं बेटा अदर देन लाइट लिमिटिंग फैक्टर। अब बच्चे सीख गए, ए पॉइंट पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, बी पॉइंट पे लाइट हो भी सकता, लाइट कैन बी लिमिटिंग फैक्टर है, सी पॉइंट पे आप देखेंगे अदर देन लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। यहाँ पे जो है वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी हो सकता है, और टेम्परेचर भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको बेटा अच्छे से याद रखना है। What is interesting note that light saturation occurs at 10% of the full sunlight। ये बात जरूर याद रखिएगा, अगर जितनी सनलाइट आ रही है उसका केवल 10% ही लाइट के सेचुरेशन को ये जो है पूर्ण है। अगर सेचुरेशन देखा जाए तो जितनी टोटल लाइट है उसका 10% से ही वो सेचुरेटेड हो जाती है। ये बात ध्यान रखना, एक्सेप्ट जो प्लांट शेडेड में पाए जाते हैं, छायादार जगहों में पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, लाइट इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। ये पॉइंट याद रखोगे। जो अगर देखा जाए नेचर में जो लाइट है, अगर जो 4 एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनमें लाइट जो है वो बहुत रेयर लिमिटिंग फैक्टर है, और वो जो लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगी वो छायादार जगहों पे या डेंस फॉरेस्ट में करेगी।
अगली पॉइंट बहुत अच्छा है बेटा, देखेंगे यहाँ पे हमारे बच्चे, इंक्रीज इन इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड पॉइंट। अगर बेटा लाइट इंटेंसिटी एकदम बढ़ती चली जाती है तो पहले तो कांस्टेंट हुआ, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि फोटो साइज बढ़ने की वजह डिक्रीज होने लगती है। देखिए, पहले तो इंक्रीज हुआ तो लिमिटिंग फैक्टर है, फिर कांस्टेंट हुआ अदर देन लाइट लिमिटिंग फैक्टर है, फिर इसका फिर डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होने का कारण जो है, हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब क्लोरोफिल बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है मेरे बच्चों, उस घटनाक्रम को हम बेटा सोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्लोरोफिल भी कहते हैं बेटा, सोलराइजेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, जिसके कारण क्लोरोफिल जो है न ब्रेक हो जाता है और फोटोसिस प्रोसेस जो है डिक्रीज हो जाती है। आगे आएंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हम लोग बेटा देखेंगे। बेटा मेन जो है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिस के लिए। अगर मैं फोटोसिस के लिए देखूं तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों ध्यान रखना, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन है वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। बेटा वो जो है 0.03 से लेके बेटा और 0.04 होती है, 0.03 और 0.04 होती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन, अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो 0.045% तक बढ़ता है तो इस यहाँ तक फोटोसिस का फिक्सेशन है, रेट ऑफ फोटोसिस इंक्रीज करेगी। लेकिन इसके बाद जो है अगर लंबे समय तक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बेटा वो जो है वो प्लांट के लिए नुकसान पहुंचाएगी। अब बेटा यहाँ पे अगर देखें तो ये याद रखना, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है वो 0.03 और 0.04 है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिस जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 0.05 तक। लेकिन बेटा अगर ये इस लंबे समय तक रहेगा तो ये नुकसान पहुंचाएगी। अब बेटा यहाँ पे हम लोग C3 और C4 प्लांट के लिए बात करेंगे। C3 CO4 plant respond different to CO2 concentration at low light condition, neither group respond to high CO2 condition। ये लाइन याद रखेंगे, अगर लो लाइट कंडीशन है तो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, बेटा ये जो है कोई भी जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एट दी बेटा देखेंगे हाई लाइट इंटेंसिटी, दोनों C3 C4 प्लांट इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप देख रहे हैं बच्चों, लो लाइट इंटेंसिटी है, लो लाइट कंडीशन में आप देखिए तो इस जगह पे ये बेटा लाइट जो हो गई लिमिटिंग फैक्टर हो गई, लेकिन जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो उस जगह पे देखेंगे C4 का फिक्सेशन जो है बढ़ता जाए, चाहे C3 हो चाहे C4 प्लांट हो। इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट नोट दैट C4 प्लांट शो सैचुरेशन 360 माइक्रो पर लीटर है। हम इसको बेटा 360 ppm भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बेटा देखेंगे, ये देखिए ये हम ग्राफ बताने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पे CO2 कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एटमॉस्फेरिक जो है सैचुरेशन वो 380 ppm है।
ये जो हो गया बेटा एटमॉस्फेरिक जो सैचुरेशन है 380 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन होता है बेटा। और अगर हम यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रो पर लीटर। मैं 360 जो है यहाँ पे कहूंगा 360 है, इसे ppm भी कह सकते हैं, ठीक। और C3 प्लांट के लिए जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन वो 450 माइक्रो प्रति लीटर है। अब यहाँ पे हम बेटा अगर देखेंगे तो C4 प्लांट के लिए अगर हमने बनाया बेटा, ये देखिए C4 प्लांट के लिए बनाया, मैं दोबारा बना दे रहा हूं बेटा, देखिए यहाँ पे 380 ppm है, ये CO2 कंसंट्रेशन है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, फोटो। अगर यहाँ पे बच्चों देखिएगा यहाँ पे C3C4 प्लांट इंक्रीज जो हाई लाइट इंटेंसिटी पे इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे सबसे C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट 360 माइक्रो पर लीटर। अगर मैं यहाँ C4 प्लांट को बनाता हूँ बेटा तो ये हो जाएगा 360, ये डाटा आप लोग याद रखेंगे सैचुरेशन का, ये लगभग जो लगभग आएगा इस जगह आएगा 360, ये हो जाएगा C4 प्लांट, सैचुरेशन हो जाएगा 360 ppm। अगर हम बेटा C3 प्लांट को देखते हैं बेटा तो इसका सैचुरेशन जो आता 450 ये आ रहा लगभग बेटा ये हो जाएगा C3 प्लांट के लिए और ये हो जाएगा C4 प्लांट के लिए सैचुरेशन। अब यहाँ पे देखिए तो एक बात आप याद देख रहे हैं, अगर करंट अवेलेबिलिटी देखी जाए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के लिए तो C3 प्लांट के लिए ये लिमिटिंग की तरह काम करेगी, C4 प्लांट के लिए ये लिमिटिंग की तरह काम नहीं करेगी। तो अब आप भी समझ सकते हैं अगर या नेचर में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वो सैचुरेशन से अगर देखा जाए सैचुरेशन से काफी आगे है, उसको सैचुरेशन चाहिए 450 ppm पे और यहाँ पे बेटा C4 को है 360। तो इस प्रकार देखें C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन बाई इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे बेटा एनवायरनमेंट में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा C3 के लिए, C4 नहीं, क्योंकि C4 का सैचुरेशन तो पहले ही पा लिया बेटा। देखिए इसी प्रकार से आप देखें चूंकि ग्रीन हाउस क्रॉप दिया इन्होंने, देखिए CO2 कंसंट्रेशन है, ये ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण एनवायरनमेंट में टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। तो वो जो है ग्रीन हाउस जब CO2 कंसंट्रेशन है इसको ग्रीन हाउस गैस में जिन प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है उन्हें ग्रीन हाउस क्रॉप बच्चों कहते हैं, जैसे टोमेटो हो गया और शिमला मिर्च हो गया, कलर्ड शिमला मिर्च जो है बेल पेपर है और टोमेटो। तो जो ये बात याद रखिएगा, ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर लीड टू हायर यील्ड, मतलब C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इस ग्राफ से देखिए ये सैचुरेशन वाला था, ये बेटा C4 प्लांट का था, ये देखिए C3 प्लांट का, ये इधर मैं फिर कह दे रहा हूँ ये C4 के लिए है, ये C3 के लिए है। और अगर यहाँ पे देखेंगे जो C3 के लिए जो है वो है लगभग बेटा जो आ रहा है 450 ppm, ठीक बेटा, ये याद रखेंगे CO2 कंसंट्रेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, टेम्परेचर देखिए
टेम्परेचर का कारण क्या है बच्चों? देखो, टेम्परेचर का मुख्य इफेक्ट जो है एंजाइम पे जाता है। तो देखिएगा, डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर का सबसे ज्यादा प्रभाव लाइट की अपेक्षा डार्क पे पड़ता है, क्योंकि लाइट में ज्यादा एंजाइमेटिक नहीं है। आप बस देखिए, लाइट में दो ही एंजाइम थे, एटीपेज और एनएडीपी रिडक्टेज। लेकिन अगर आप देखें डार्क रिएक्शन में तो बहुत हर स्टेप उसमें एंजाइमेटिक है। आरयूबीपी था, आपने ट्राइस फॉस्फेट बने थे, तो उसमें मैंने आपको कई एंजाइम बताए थे बेटा। जैसे वहां पे जो था आपका फास्फोरस हटाने वाला था, फास्फोटेज था, ग्लूकोकाइनेज था, इस तरह से कई एंजाइम थे। तो अगर देखा जाए तो जो डार्क रिएक्शन है कई एंजाइम पे इफेक्टेड है, तो उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लाइट रिएक्शन आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। इसलिए लाइट रिएक्शन में एंजाइम कम है, इसलिए इस यहाँ पे टेम्परेचर का कम प्रभाव पड़ेगा, और डार्क रिएक्शन में एंजाइम ज्यादा है, वहां पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। C4 plant respond to higher temperature and so high rate of photosynthesis, while C3 plant have much lower temperature। आपको मैंने बताया है कि C4 प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस जो करते हैं बेटा, वो करते हैं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बेटा C3 प्लांट है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटो डिफरेंट प्लांट अलग अलग होते हैं बेटा, ये डिपेंड करता है हैबिटेट पे। हैबिटेट, और ये भी बेटा ध्यान रखना, जो ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट होते हैं वहां वो हायर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, और जो टेम्परेट रीजन पे हैं ये अपेक्षाकृत जो है वहां पे लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वहां पे जो फोटो प्रक्रिया के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता हो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन दी अडेप्टेड टू दी टेम्परेट क्लाइमेट। बेटा आखिरी बेटा पॉइंट आता है वाटर है। वाटर जो है बेटा देखिएगा, ये लाइट रिएक्शन में था, आपको बताया था बेटा, वाटर जो है ये हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन का सोर्स है, और ये लाइट की प्रेजेंस से जब बेटा वाटर टूटता है तो उससे बेटा ऑक्सीजन इवॉल्व होती थी, हाइड्रोजन इवॉल्व होते थे, और इलेक्ट्रॉन जाते थे। मैंने बताया था हाइड्रोजन ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो सिस्टम में चले जाते हैं, ऑक्सीजन जो है एनवायरमेंट में आ जाती है। जितने भी ऑक्सीजन है एनवायरमेंट में बेटा ये सब बेटा वाटर के ही ब्रेकडाउन से आई थी। इफेक्ट ऑफ वाटर फैक्टर इज मोर थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लांट। ठीक, देन बेटा इसका जो इफेक्ट होता है इनडायरेक्टली पड़ता है, ठीक, रेदर देन डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे वाटर स्ट्रेस causes stomata close and reduce CO2 availability। अगर आप देखें बेटा, देख जो लीफ है, मान लीजिए मैंने दिखाया ये लीफ है, ये लीफ है बच्चों, और वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो स्टोमेटा क्लोज होंगे। बच्चों देखिएगा, जब स्टोमेटा क्लोज होंगे, ये स्टोमेटा मैंने क्लोज दिखा दिए, ये स्टोमेटा हो गया बेटा। तो CO2 अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, और जब CO2 अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी तो CO2 का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज होगा। इसी प्रकार से बेटा और देखिएगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जो लीफ है वो विल्ट हो जाएगी। मान लीजिए वाटर स्ट्रेस कंडीशन लीफ जो हो गई विल्ट हो गई, ये देखिए इस तरह से विल्ट दिखा दिया मैंने, विल्ट हो गई।
विल्टिंग ऑफ लीफ हो गई बेटा, उसके कारण बेटा सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया। सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, और जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा बच्चों देखेंगे वाटर स्ट्रेस कंडीशन में लीफ मुरझा जाएगी, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसके कारण मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बेटा जो होंगी वो कम हो जाएंगी। रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जब हो गई इसके कारण बेटा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, जिसके फोटो जो है रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे होगे एक तरफ बेटा जब वाटर का स्ट्रेस होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। आपको मालूम चाहिए स्टोमेटा जब टर्जिड होते तो ओपन होते हैं, फ्लैसिड होते तो क्लोज होते हैं। CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जब CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फोटो रेट गिर जाएगा। दूसरा वाटर के कारण बेटा जो लीफ है उसका वो विल्ट हो जाएगी, मुरझा जाएगी, जिससे सरफेस एरिया उसका रिड्यूस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएंगी और रेट ऑफ फोटो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा मैंने आपसे चारों एक्सटर्नल फैक्टर्स के विषय में बात की। अब ये चैप्टर जो कंप्लीट होता है अगले वीडियो में हम बेटा इसका रिकॉल कराएंगे और नया चैप्टर शुरू करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बेटा।